नमस्कार साथियों। नेपाल की हिंसा को आप ऐसे समझें जैसे आपको लगातार किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो चाहे सरकार है, परिवार है, रिश्तेदार है या पड़ोसी है, लेकिन आप उससे कुछ कह नहीं पा रहे हैं और एक दिन आपको मौका मिल जाता है और आप उसके ऊपर फट पड़ते हैं। तो यही स्थिति पैदा हुई नेपाल में कि नेपाल का 15 से 25 साल तक का जो युवा था वो कई वर्षों से वहां की सरकार की नीतियों से त्रस्त आ चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था और आज वो जो है वो सरकार के ऊपर फट गया और वहां ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि वहां की सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री भी वहां पर सुरक्षित नहीं रह पाए। तो कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई नेपाल की जो हिंसा है उसकी वजह जो है ये है कि वहां की सरकार ने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया, ये व्हाट्सएप, यूट्यूब और ये जो है फेसबुक वगैरह वहां पर बंद कर दिए। तो असली वजह ये नहीं है, असली वजह इस पूरी की पूरी हिंसा की जो शुरुआत जो है, इसकी जो कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है 2008 से। 2008 में जब नेपाल में राजशाही खत्म हुई और वहां पर 240 साल पुराना जो राजाओं का शासन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और जो वहां के आखिरी राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने भी अपनी राजशाही से इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद जो है लोगों को ये ऐसा विश्वास था कि अब राजशाही खत्म हो गई और लोकतंत्र देश में बहाल हो गया और इसके बाद जो है उनकी स्थितियां सुधरेंगी और उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। लेकिन लोग पूरी तरीके से गलतफहमी में थे और लोग जो हैं अब ठगे जाने वाले थे। और जैसे ही वहां पर 2008 में राजशाही खत्म हो गई और राजाओं का शासन खत्म हो गया तो उसके बाद वहां पर चुनाव होने शुरू हो गए और चुनाव होने के बाद ये जो तीन शख्स आप देख रहे हैं, इनमें सबसे पहले है केपी शर्मा ओली जो वहां के अभी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल। ये तीन लोग जो हैं, इन तीनों के ही इर्द गिर्द 2008 के बाद नेपाल की पूरी राजनीति जो है वो घूमती रही और इन तीनों लोगों ने ही आपस में बारी बारी से जो है नेपाल की सत्ता और सुख का वहां पर आनंद लिया। तो ये स्थितियां पैदा अब ये कैसे हो गई? ये स्थितियां पैदा अब इसलिए हुई कि वहां पर जो वहां का युवा है नेपाल का, वैसे जैसे आप लोग जानते हैं कि नेपाल का लगभग 80% जो युवा है वो विदेश में ही है और नेपाल में बेरोजगारी अब से नहीं, वो 2008 से पहले भी स्थितियां ऐसी ही थी कि नेपाल में वहां का जो युवा था वो पूरी तरीके से विदेश के ऊपर ही निर्भर रहता था और नेपाल का 80% जो युवा है वो विदेश में ही काम करता है, नौकरी करता है। तो अब जब 2008 के बाद स्थितियां बदलनी शुरू हुई तो वहां पर लोगों को ये विश्वास हुआ कि भाई स्थितियां अब बदली हैं तो हो सकता है देश में कुछ ना कुछ जो है व्यापार हो, देश में कुछ इंडस्ट्री बढ़े, देश में कुछ ना कुछ रोजगार के अवसर पैदा हो। लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ और जो ये तीनों वहां पर ये राजनेता हैं, जिसमें सबसे पहले जो है केपी शर्मा ओली जो अभी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी और उसके बाद जो प्रचंड हैं जो माओवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उसके बाद शेर बहादुर देउबा, इन तीनों ने मिल बांट कर ही वहां की सत्ता का सुख को पूरी तरीके से ये भोगते रहे। और उसके बाद इसमें जो आग में घी का काम जो कर दिया वो उस चीज ने कर दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर वहां लगातार इन तीनों नेताओं के जो पुत्र और पुत्रियां हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो वीडियो हैं वो लगातार वहां पर वायरल हो रही हैं और इन वीडियो में इन राजनेताओं के बच्चे जो हैं अपने शान शौकत को दिखा रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, अच्छे अच्छे गैजेट्स खरीद रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इसने और इस पूरी की पूरी आग में घी का काम कर दिया और लोगों में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि हमारे पास तो जो है रोजगार भी नहीं है और इन नेताओं के बच्चे जो हैं वो लगातार जो हैं अपनी शान शौकत को लोगों को दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जो है अब आपने अभी पिछला कुछ थोड़ा सा आपने एक घटना और भी सुनी होगी नेपाल के बारे में कि नेपाल का अब ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें ये माना जाता है कि लगभग 10 से 15 हजार जो नेपाल के युवा हैं वो बेचारे मजबूरी में जो है इस युद्ध में रूस की आर्मी में भर्ती हुए। कौन अपने आप को मौत के मुंह में जो है वो भेजना चाहेगा? कौन माँ बाप जो है अपने बच्चों को इस ऐसे युद्ध में भेजना चाहेगा कि वहां के जो युवा थे उनको रूस की आर्मी में भर्ती कराया गया और उनको लालच दिया गया। इसी वजह से इसके बाद भी जो है नेपाल की सरकार को जो है कोई सुध नहीं नेपाल की सरकार ने ली और ना ही उन जो वहां पर बेचारे जो वो नेपाल के युवा
रूस में मारे गए उनके भी परिवार को नेपाल की सरकार ने कोई सांत्वना नहीं दी, ना ही कोई उनको जो है पैसे से मदद की। तो ऐसी स्थितियां जो है वहां पर लगातार बढ़ रही थी। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार भी वहां पर जो है, जैसे ये दो लोग हैं केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर दोइबा, इन दोनों ने जो है आपस में एक तरीके की जैसे सेटिंग जो शब्द होता है वो कर रही हुई थी कि आपके जो भ्रष्टाचार है वो हम नहीं उजागर करेंगे और मेरे जो भ्रष्टाचार है वो आप नहीं उजागर करोगे। तो इस तरीके की जो आपस में इनका जो तालमेल इन्होंने बैठा लिया था, उस तालमेल से भी लोगों को ये लग रहा था कि भाई हम किसको प्रधानमंत्री को बदलें कि इसको बदलें, तो ये इसकी भ्रष्टाचार की जो केस है उनको उजागर नहीं कर पा रहा है, और ये इसको बदलें तो ये इसके भ्रष्टाचार के केस को उजागर नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से लोगों के पास भी कोई विकल्प नहीं रह गया था और लोगों ने जो है वो अब आखिरी में आगे जो ये सरकार ने सोशल मीडिया के ऊपर वहां पर बैन लगाया और लगभग जो है 25 से 26 जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इनको जो सरकार ने बंद कर दिया। तो इसके बाद वहां पर वहां के युवाओं ने जब ये देखा कि भाई आखिरी जो हथियार हमारे पास था सोशल मीडिया का, जिससे हम सरकार की कुछ ना कुछ जो है वो बातें उजागर करते रहते थे, ये भी सरकार ने हमसे छीन लिया, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी भी सरकार ने हमसे छीन ली। तो उसके बाद युवाओं ने वहां पर जो है इस कदम को उठाया और इसको जेन जी का नाम जो दिया गया, जेन जी का नाम इसलिए दिया गया कि 15 साल से 25 साल तक के युवा जो हैं वो इस पूरे के पूरे आंदोलन में शामिल हैं। और उन्होंने जो है जब इस तरीके से उनका गुस्सा फूटा तो उन्होंने जो है पूरे देश को जो है अपनी आगोश में ले लिया, चपेट में ले लिया। और आज स्थिति ये है नेपाल की कि वहां का प्रधानमंत्री निवास, वहां की जो मुख्य न्यायाधीश हैं और वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है, विधानसभा, लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री का आवास, सब कुछ वहां पर जलाकर राख कर दिया उन युवाओं ने। और अब वो बदलाव की स्थिति में आ गए हैं और अब वो देश में एक नया प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इस बात से, इस पूरी घटना से और नेपाल की इस पूरे के पूरे जो है घटनाक्रम से हमें एक सीख मिलती है कि किसी को ज्यादा देर तक आप बल के ऊपर जो है वो ताकत के रूप में जो है किसी को दबा नहीं सकते हैं, और एक ना एक दिन जो है उसका गुस्सा फूट जाता है और स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जैसी आज नेपाल में हो गई हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।